देखिए, तो कल हम लोग यहां तक पहुंचे थे। ठीक है, चलिए देखिए, इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं बात को। यहाँ पर ये परंपरागत पोशाकों में सजे धजे जनजातीय समुदायों की तस्वीरें हैं, देख रहे हैं। आमतौर पर आदिवासियों को इन्हीं रूपों में पेश किया जाता है। इसके आधार पर हमें यह गलतफहमी हो जाती है कि आदिवासी रंग बिरंगे और पिछड़े लोग होते हैं। ठीक है, जब हमको इस तरीके से आदिवासियों को पेश किया जाता है तो हमको यह गलतफहमी हो जाती है कि ये क्या होते हैं, ये पिछड़े लोग हैं। कौन? आदिवासी लोग, पिछड़े लोग। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। बहुत ऐसे आदिवासी हैं जो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर, जैसे अभी आपकी प्रेसिडेंट मुर्मू कौन है? आदिवासी ही तो है ना। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है कि नहीं? तो पोशाकों के आधार पर, उनके रंग बिरंग, मतलब उनके कलर के आधार पर हमको लगता है कि ये क्या है, बहुत पिछड़े लोग हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत इसमें कामयाब भी होते हैं। ठीक है, हमारे देश में आदिवासियों को एक खास तरह से पेश किया जा रहा है। स्कूल के उत्सवों, सरकारी कार्यक्रमों या किताबों व फिल्मों में उन्हें सदा एक रूप में ही पेश किया जाता है। वे रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम उनकी जिंदगी की सच्चाइयों के बारे में बहुत कम जानते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन बहुत आकर्षक, पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। आदिवासियों पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते। बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं कि वे बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। कक्षा 6 की किताब में आपने पढ़ा था कि खास समुदायों को बनी बनाई छवियों में देखने चले जाने की वजह से इस तरह के समुदायों के साथ अक्सर कितना भेदभाव होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मोटी मोटी चीजें हम आपको पढ़ा दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। आदिवासी विकास, जैसा कि आपने इतिहास की अपनी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा है, भारत में तमाम साम्राज्य और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्व रहा है। लोहे, तांबे, सोने, चांदी के अयस्क, कोयले और हीरे, कीमती इमारती लकड़ी, ज्यादातर जड़ी बूटियां, पशु उत्पाद और स्वयं जानवर, ठीक है, ये सभी जंगलों से ही मिलते थे। ये बात सही है? ठीक है भाई, जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, ठीक है, ये ज्यादातर कहां से मिलती हैं? जंगलों से। ठीक है, पशु उत्पाद भी कहां से प्राप्त होते हैं? जंगलों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जीवन के आगे बढ़ते रहने में जंगल का बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं जंगलों से बहुत सारी नदियों को लगातार पानी मिलता रहा है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है कि जंगल हमारी हवा और पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को भी गहरे तौर पर प्रभावित करते हैं। 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका था। समझिए, जब 19वीं सदी थी तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो था जंगलों से क्या था? ढका हुआ था। और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था। इन इलाकों में उनकी गहरी पैठ थी, उनका जंगल पर पूरा नियंत्रण भी था। इसलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे, बल्कि बहुत सारे राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते हैं। यह तस्वीर आदिवासियों की प्रचलित छवि से बिल्कुल अलग है। आज उन्हें हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीजें बीनकर आजीविका चलाते थे। वे एक जगह ठहर कर कम रहते थे। वे स्थानांतरित खेती करते थे, साथ साथ लंबे समय तक एक स्थान पर भी खेती करते थे। हालांकि ये परंपराएं अभी भी कायम है, लेकिन पिछले 200 सालों में आए आर्थिक बदलावों, वन नीतियों और राज्य व नीति उद्योगों, राजनीतिक दबाव की वजह से
इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए ढकेला जा रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन क्षेत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं है और न ही देखिए ये अंग्रेज हैं और आदिवासियों पर और आम लोगों पर ये जुल्म ढा रहे हैं। झारखंड और आसपास के इलाकों में 1830 के दशक से ही बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों, मॉरिशस, कैरिबियन और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ठीक है, भारत का चाय उद्योग असम में उनके श्रम के बूते ही पैरों पर खड़ा हुआ था। जो असम के अंदर चाय का उद्योग है, ये आदिवासियों के ही बलबूते पर क्या हुआ था, खड़ा हुआ। आज अकेले असम में 70 लाख आदिवासी हैं। कितने? 70 लाख आदिवासी। इस विस्थापन की कहानी भीषण कठिनाइयों, यातना, विरह और मौत की कहानी रही है। 19वीं सदी में ही इन पलायनों के कारण 5 लाख आदिवासी मौत के मुंह में जा चुके थे। नीचे दिया गया गीत आदिवासियों की आकांक्षाओं और असम में उनके वास्तविक हालात की वानगी पेश करता है। आओ मिनी असम चलें, ये सारी बातें हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ काम की चीजें हैं। उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी, यहाँ पर कौन सी पहाड़ी है? न्यामगिरी पहाड़ी है। यहाँ पर डोगरिया कोट जनजाति रहती है। कौन सी जनजाति? डोगरिया कोट जनजाति, हाँ, का इलाका है। न्यामगिरी इस समुदाय का पवित्र पर्वत है। एक बड़ी एल्युमिनियम कंपनी यहाँ खान और शोधक संयंत्र, रिफाइनरी लगाना चाहती थी। यह योजना इस आदिवासी समुदाय को विस्थापित कर देगी। इस समुदाय के लोगों ने इस प्रस्ताव का बहुत जमकर क्या किया था? विरोध किया था। पर्यावरणवादी भी इनका समर्थन किए थे। सर्वोच्च न्यायालय में कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। ठीक है, तो भाई जो व्यक्ति जहां पर है उसको वहां से आप विस्थापित करेंगे तो कहां जाएंगे? एक बात यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर भारत के अंदर कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? इतने राष्ट्रीय पार्क हैं। भारत के अंदर कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? 106 के आसपास। ठीक है, और कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? 573। ठीक है, इतने क्षेत्र पर फैले हुए, ये भी इतने क्षेत्र पर फैले हुए। हाँ, अगर जो आप एल्युमिनियम फैक्ट्री बैठाने लगेंगे तो आप वन्य जीव अभ्यारण्यों को, राष्ट्रीय पार्कों को क्या करेंगे? हटाएंगे। तो जीव कहाँ जाएंगे? ये भी दिक्कत वाली बात थी। जमीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते थे। अपने परंपरागत निवास स्थानों के छीनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। वहां उन्हें छोटे मोटे उद्योगों, इमारतों, चलिए यहां पर मुसलमान और हाशियाकरण। 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी भारत की जनसंख्या का 14.2% थी। याद रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार जो मुस्लिम आबादी थी भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट थी? हाँ, 14.2%। उन्हें तुलनात्मक रूप से सामाजिक आर्थिक विकास के निम्न स्तर के कारण किनारे पर रहने वाले समुदाय माना जाता है। विभिन्न स्रोतों से ली गई निम्नलिखित तीनों साड़ियों से पता चलता है कि मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता और सरकारी नौकरियों के हिसाब से मुस्लिम समुदाय की स्थिति कैसी है। नीचे दी गई तीनों साड़ियों को पढ़कर बताइए कि वे मुस्लिम समुदाय की क्या। बस आपको यहाँ पर वो परसेंटेज वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर
देखिए, मुस्लिम महिलाएं भारत में महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही। देखिए, बहुत सारे लोग अपनी मुसलमान को इन्हीं नहीं, इसमें नहीं है कुछ, देखिए यहाँ पर सच्चर समिति रिपोर्ट ने मुसलमानों के बारे में प्रचलित दूसरी गलतफहमियों को भी उजागर कर दिया। मतलब सच्चर समिति का उल्लेख संबंध किससे है? मुसलमानों के से संबंधित है। मुसलमान अपने बच्चों को सिर्फ मदरसों में भेजना चाहते थे। आंकड़ों से पता चलता है कि केवल 4% मुसलमान बच्चे मदरसों में जाते थे और मुसलमानों के 66% बच्चे सरकारी में और 30% बच्चे निजी स्कूलों में जाते थे। ठीक है, चलिए इस तरीके से खत्म हो गया। बहुत इसमें